हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमान के पास में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रसाद कुशे सर। प्रसाद कुशे जी देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं स्टॉक मार्केट के और equitytrends.com के एनालिस्ट हैं, फाउंडर हैं। और उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव को कैसे देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रसाद सर। गुड मॉर्निंग लवजीत, होप एवरीवन इज वेल। जी सर, सबसे पहले तो ये एक्सपायरी खत्म हुई और एक्सपायरी, ये मैं जैसा देख रहा था, डेटा को देख रहा था, तो पिछले 10 सालों के अंदर में ये उन माइनॉरिटी के हिसाब से एक या दो ऐसी एक्सपायरी रही हैं मंथली जो कि इस तरीके से अनसर्टेनिटी रही है, वरना बाकी सारी एक्सपायरीज हमेशा कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब पिछली 10 एक्सपायरीज की बात कर रहा हूँ, 10 महीने, 10 एक्सपायरी 10 महीने की, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ट्रेंड दिखा था हर बार एक्सपायरी में। ये उन एक या दो एक्सपायरीज में से एक है जिसमें कि कोई ट्रेंड नहीं दिखा। अनसर्टेनिटी अभी तक वैसे ही बरकरार है जैसे कि इससे पहले तक थी। क्या लगता है सर कि अभी हम कुछ दिन और इसी दायरे के अंदर में रहने वाले हैं या अगस्त का महीना कुछ खास करने वाला है? क्योंकि अगस्त का अपना एक महत्व है और अगस्त का जो ट्रेंड होता है या अगस्त का जो डेटा बताता है पीछे का, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हर बार एक बड़ा कहीं ना कहीं एक ट्रेंड देता है अगस्त का महीना। क्या इस अगस्त में भी हम उस उम्मीद को रखें? जी लवजीत, थोड़ा क्वेश्चन जो है आपका, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर स्टैटिस्टिकली। तो आई वुड से कि ये हफ्ता जो वीकली सेटलमेंट का हुआ है और ये महीने का भी, तो वो थोड़ा साइडवेज गया, मैं मानता हूँ, और इनडिसीजन हो गया। लेकिन आगे जाके वील डेफिनेटली गेट अ स्ट्रॉन्गर ट्रेंड। और मेरे ख्याल से अगर हम लोग अगर बैंक ओनली निफ्टी की बात करें, तो अगर निफ्टी अभी 805 जो चल रहा है वो 900 के ऊपर निकलता है अगले हफ्ते में, या इस आज भी हो सकता है, लेकिन आज चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन मान लो कभी भी 900 के ऊपर निकलता है, देन वापस विल सी द स्ट्रेंथ ऑन द अपसाइड। तो तभी तक थोड़ा अभी इंडिसीजन रहेगा। निफ्टी जो है वो एक क्रूशल मोड पे है, तो इस बैंक निफ्टी हैज टू क्रॉस 34,845। तो वो कैश, बैंक निफ्टी कैश में अगर मान लो उसके ऊपर निकलता है 34,845 के ऊपर, क्योंकि आज का है 34,714 है, तो 8 और एक 100 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, तो फिर वो क्लियरली ब्रेकआउट से बाहर निकलता है। तो मान लो नहीं जाता है तो ये नीचे आके 33,800 टू 34,000 तक नीचे आने की संभावना है, और वहां पे बैंक निफ्टी का बॉटम भी हो जाएगा, ऐसा लग रहा है अपना। बट ये एक क्रूशल पॉइंट है 34,845 का, उसके ऊपर निकलता है तो वापस विल बी बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो 34,845 के लेवल्स को वॉच करना होगा, क्रूशियल लेवल है। अगर उसके ऊपर से रिकवरी निकालता है, उसके ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो शायद, और बैंक निफ्टी ही एक ऐसा इंडेक्स है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है जो कि निफ्टी को कहीं ना कहीं हम अगर समझें तो शायद उसको नीचे खींच रहा है या रोकने में, उसकी बढ़त वापस नहीं आने में एक बड़ा कारण है बैंक निफ्टी का। आज भी अगर देखें तो आधा परसेंट गिर करके बैंक निफ्टी काम कर रहा है, जबकि निफ्टी क्वार्टर परसेंट ऊपर हरे निशान में है। प्रसाद सर, क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी में जैसे ही रिकवरी आएगी तो निफ्टी आराम से रिकवरी के मोड पे वापस चल देगा? जी ये सही बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो वेटेज है वो करीब 33% से ऊपर है निफ्टी में, और उसके बाद रिलायंस का कुछ 8-10% वेटेज है, हिंदुस्तान लीवर है, और आईटीसी का वेटेज है। आईटीसी तो फिलहाल इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट रिलायंस और लीवर का भी वेटेज है। वो ये तो सबसे ज्यादा अगर सेक्टर कोई है तो बैंक निफ्टी का है। और इसमें बैंक निफ्टी में जो वीक जो है, ये इसका लीडर है वो एचडीएफसी बैंक, फिलहाल थोड़े डाउन ट्रेंड में, इसकी वजह से बैंक निफ्टी में जरूर प्रेशर रहेगा। और जो आपने कहा वो भी सही है कि बैंक निफ्टी अगर सुधर जाएगा तो निफ्टी भी उसके साथ साथ अपमूव में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी बहुत सारे इंडेक्स हैं जो कि निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे सेक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। कल हमने जैसे देखा पिछले कुछ दिनों में, और खासकर कल जो स्टील सेक्टर है या मेटल सेक्टर है, उसने एक अच्छा वो दिया है, एक मोमेंटम दिखाया है। और उस खबरों के चलते भी है कि चाइना से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो उसका फायदा या उसका असर देख रहे हैं हम स्टील मार्केट में, या स्टील के और आयरन से जुड़े हुए, आयरन एंड स्टील से जुड़े हुए इंडेक्स, उस तरीके के स्टॉक्स में।
वो सारी चीजें हमें दिख रही हैं, तो वो कहीं सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट आ जाए तो जल्दी निफ्टी ऊपर चल सकता है। ठीक है, तो प्रसाद सर वापस अगर अपने हम पोर्टफोलियो पे चलते हैं, जो पावर पैक पोर्टफोलियो विद प्रसाद कुशे हम करते हैं, उस पावर पैक पोर्टफोलियो में कुछ चीजें तो आपने पहले से हमें बता रखी हैं, क्या हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं या कुछ नया से शुरू करने जा रहे हैं? नहीं, रिव्यू करते हैं पहले। शुरुआत तो चलो बीएफ यूटिलिटीज अल्फाबेटिकली करते हैं। जी जी, अल्फाबेटिकली करते हैं। बीएफ यूटिलिटी अभी ये हमने रेकमेंड किया था 280 300 में, 500 में कहा था 75% प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। अभी 480 चल रहा है। मान लो अपने को नीचे में मिलता है 420 430 के आसपास, वापस री एंटर करेंगे। ओवरऑल यू कैन होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक, आपको 750 800 का टारगेट मिलेगा, जिसमें हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है। दूसरा स्टॉक था गुजरात अल्कली, 420 430 में रेकमेंड किया था और अभी 487 चल रहा है। इसका फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 495 के ऊपर। मान लो नहीं जाता है 495 के ऊपर तो थोड़ा नीचे आएगा, 450 टू 460 के रेंज में आएगा और फिर ये चलेगा। उसका अपसाइड का टारगेट बनता है 525 550 और 625। ये अभी तक हमने होल्ड किया है, इसमें बेचा नहीं है। और एक स्टॉक जो हमने रेकमेंड किया था HCC, वो 10.5 में रेकमेंड किया था, 16 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी कहा था, अभी 11.5 है। और ये यहाँ पे भी आप खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस ₹1 का रहेगा, 10.50 का। ये स्टॉक में वापस पोटेंशियल बनता है 16.5 के ऊपर जाने का बाय रफली अगस्त 10। अभी अगस्त महीने में काफी त्योहार आते हैं। जितना दिन मार्केट बंद रहेगा उतने दिन इस पे ऐड करके, यानी मान लो 2 दिन बंद है, मान लो 15 अगस्त या गणपति या जो कुछ भी है, तो इट गोज टू 2 सितंबर। बट इसकी वजह यही बनती है कि ये कंपनी में डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। अभी मैं फंडामेंटल रीजन बताता हूँ आपको। ये कंपनी में डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, तो ऐसा जो रिस्ट्रक्चर हुआ है उसका मैं पहले बता चुका हूँ, वापस अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो पूरा डेट ये एक दूसरे प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कंपनी में डाल रहे हैं और वो एक प्राइवेट इन्वेस्टर को दे रहे हैं। उसके सामने जो कुछ भी उसका रिसीवेबल्स है और अवार्ड मिला है, अवार्ड यानी पैसे का, प्रोजेक्ट का अवार्ड रहता है, वो पैसे मिले हैं, वो उसको आगे जाके मिलते रहेंगे। तो इसके वजह से ये कंपनी नेक्स्ट 3 साल तक डेप्ट, यानी इट डज नॉट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट, ऐसा उसका रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। और ये अगर सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरे ख्याल से उसका सितंबर एंड तक हो ही जाएगा। और अगर ये होता है तो अगले 3 साल इसको अपना इंटरेस्ट नहीं देने का है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड द फोर्टकमिंग रिसीवेबल अगेंस्ट इट डेट। तो इसका मतलब है इसका डेट का इंटरेस्ट अभी तक साल भर में जो होता था, वो साल का इंटरेस्ट होता था रफली 800 करोड़। तो 800 करोड़ इसका इंटरेस्ट बच जाएगा साल भर में। तो मे बी दिस ईयर ऑनवर्ड द कंपनी विल स्टार्ट मेकिंग अराउंड 400-500 करोड़ ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, इवन इट शुड बी इम्प्रूव। तो ये थोड़ा फंडामेंटल रह गया और आई थिंक द स्टॉक इज स्टिल वेरी गुड। तो ये 10.5 के स्टॉप लॉस के साथ आप ले सकते हो। अभी इंगरसोल रैंड ये 725 में रेकमेंड किया था, अभी 1010 चल रहा है। इसका नया ब्रेकआउट इंगरसोल रैंड का वो आता है 1035 के ऊपर और फिर ये टारगेट रहेगा 1250 और 1500 या 1600 तक की जाएगा। बट ये स्टॉक हमने कभी बेचने को नहीं कहा है, ये ब्लू चिप स्टॉक है, इस पे आप होल्ड करके रहिए। नए लोग भी अभी या 10-20 रुपए नीचे आएगा तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कहा था जी पावर। जी पावर हमने 392 में कहा था, उसके बाद वो 380 गया, अभी 330-35 चल रहा है। ये स्टॉक अच्छा है। आज ही मेरे ख्याल से फ्रेश ब्रेकआउट आया है 337 पे, दूसरा ब्रेकआउट है 350 पे। इसका भी टारगेट बनता है 405 और 500 का। और पहले एक कहा था पराग मिल्क मेरे ख्याल से 145 के आसपास ही कहा था। ये भी, इसका भी आज ब्रेकआउट आया है, ये होल्ड करो या इस लेवल पे आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो। और इसका टारगेट बनेगा करीब 190 और फिर 205 225। ठीक है,
तो ये सारा अपडेट हो गया सर। अभी कुछ नया ऐड कर रहे हैं क्या? वैसे एक आपने इंद्रप्रस्थ मेडिको भी बताया था सर इसमें बीच में। नहीं, इंद्रप्रस्थ मेडिको था, उसका स्टॉप लॉस था एलेक्सी 83 का, तो वो स्टॉप लॉस हो गया। 85 87 पे बाय किया था, रिकमेंडेशन था, और 83 का स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस हो गया, तो वी हैव एग्जिटेड द फंड। ठीक है, लेकिन क्या री एंट्री करी जा सकती है सर? वापस उसी लेवल्स पे है, 82 के आसपास है? नहीं नहीं नहीं, अनलेस यू गेट अ वेरी प्रिसाइज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल तो उसमें नहीं है पोजीशन। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ मेडिको हम अपने पोर्टफोलियो में से हटा रहे हैं, और बाकी सारी चीजों पे आपने अपडेट दे दिया है, तो वो उसमें हम बने हुए हैं। सर पीएनबी हाउसिंग भी आपने जोड़ा था क्या? पीएनबी हाउसिंग कहा था, लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए कहा था, 5-10 साल के लिए। और इसमें थोड़ा ऐसा ट्रेड ऐसा नहीं कहा था कि भाई आप ट्रेड करके ले लो, बट ये मामूली आप लेके रखो। इसमें आदित्य पुरी साहब का इन्वॉल्वमेंट अगर होता है एज सीईओ, वो थोड़ा सेबी के अंडर आ गया है, सेबी इज डिस्कसिंग द मैटर, और अगर ये क्लियर हो जाता है देन डेफिनेटली दिस विल बी अ वेरी गुड कंपनी टू बाय। ठीक है, तो बाकी सारा, और अभी कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कुछ डायरेक्शन अभी बहुत कंफर्टेबली दे नहीं रहा है, और जब तक सेटल डाउन नहीं हो रहा तब तक एलेक्सी देखते हैं टॉवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, थोड़ा बहुत अगर कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बहुत सारे दर्शक आपसे भी सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी सवाल ले लेता हूं, लेकिन सबको पहले एक्नॉलेज कर लें हम जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रशांत गांधी जी गुड मॉर्निंग, आयशा पंडित जी गुड मॉर्निंग, सिद्धार्थ सिंह जी मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग नीरज जी, आसिफ हसन जी सवाल पूछ रहे हैं, अभी मैं ले लेता हूँ, प्रसाद सर से ले लेंगे। गुलशन लोही जी हमारे साथ में हैं, रचित बंसल जी हैं, ललित मेहता जी हैं, क्षितिज महाजन जी हैं, महेंद्र जैन जी गुड मॉर्निंग। और ये सारा एक्नॉलेजमेंट इसलिए है कि सबको पता रहे कि हाँ, ये दर्शकों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ में सिर्फ जुड़े हैं और उन्होंने कुछ भेजा और यहाँ पे कुछ रिकॉर्डेड चल रहा है या वैसा वाला। जब रिकॉर्डेड होता है तब होता है, अभी फिलहाल हम लाइव शो चल रहे हैं। विश्वजीत दास जी हमारे साथ में गुड मॉर्निंग है, हैप्पी फ्राइडे कह रहे हैं, और प्रसाद सर आपको कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद आप दिखाई दिए हैं, तो एक नाराजगी है उनकी आपसे। एलेक्सी अपना लास्ट वीक का शो नहीं था, कुछ जी लास्ट फ्राइडे को टेक्निकल हाँ जी, हिच हो गया था, इसलिए हाँ ब्रेक हो गया। हाँ, ठीक है। तारिक वारसी जी हैं गुड मॉर्निंग, जायश जी गुड मॉर्निंग, हर्षा जी आपको भी गुड मॉर्निंग। गुलशन जी अभी आपका सवाल ले लेते हैं भेल पे। शिरीन सिद्दीकी जी गुड मॉर्निंग, राकेश जी भी सवाल पूछ रहे हैं, वो भी लेते हैं। विनोद गोगिया जी हमारे साथ में फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उनका भी सवाल लेते हैं और उनको गुड मॉर्निंग है। विशाल जी आपको भी गुड मॉर्निंग है। राजा मुखर्जी जी प्रसाद सर से सवाल पूछ रहे हैं, वो भी ले लेते हैं। और नरेंद्र जीत जी अभी आपका सवाल, सीए दीपक मल्होत्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग सर। राहुल हैं हमारे साथ में, गुड मॉर्निंग। राजा मुखर्जी जी, राहुल जी, ठीक है, जैन सर पे भी लेते हैं, और हितेश कपूर जी आपका भी सवाल ले लेते हैं। ठीक है, शाहिद खान जी जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। प्रसाद सर मैं सवाल ले लूँ? हाँ हाँ जरूर। ठीक है, तो अगर आपकी इजाज़त है तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। और सबसे पहले गुलशन जी का सवाल है BHEL पे, पूछ रहे हैं क्या फ्रेश बाइंग करी जा सकती है BHEL में? मैं खाली इसका, देखो इन्होंने सवाल पूछा है, तो दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूंगा सवाल के साथ टाइम फ्रेम भी बताना। ये आपको इंट्राडे मांगता है, एक महीने के लिए मांगता है, एक हफ्ते के लिए मांगता है, या एक साल के लिए मांगता है, वो नहीं समझता है हमको। तो ठीक है, अभी हम कहेंगे सपोर्ट है इसका 57 का, और ये सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो स्टॉक में बाउंस आ सकता है। बाउंस वापस मेरे ख्याल से 75 तक आना चाहिए, बट अगर मान लो 57 टूट जाता है, देन द नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल अगर वो है, वो 57 के नीचे का जो सपोर्ट लेवल बनता है वो करीब 53 और 47 का बनता है। मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा रुकिए, और 47 के आसपास आता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 53 के आसपास थोड़ा नॉमिनल आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन 47.25 विल बी अ गुड सपोर्ट लेवल टू बाय। ठीक है, प्रसाद सर उन्होंने अपना सवाल में आगे ऐड कर दिया है, शॉर्ट टर्म के लिए व्यू चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म के फ्रेम टाइम फ्रेम में। नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेड नहीं बनता है।
क्योंकि यहाँ से बाउंस आएगा तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से 65 तक ही आएगा, तो नो बिग डील, लाइक बड़ा बाउंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो गुलशन जी प्रसाद सर जो कह रहे हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सपोर्ट लेवल पे तो है, ये एक चीज है, लेकिन सपोर्ट लेवल से ऊपर के स्कोप भी बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। तो जिस सपोर्ट लेवल पे है वहां से ऊपर अगला जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत दूर नहीं है, तो ये बहुत छोटा सा वो बनता है जिसमें कि कुछ बहुत अच्छा रिवॉर्ड जैसा कुछ नहीं है। 3 से 4 रुपए या 5 रुपए के लिए 65 रुपए तक के लिए इसको बाय करने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है, इसलिए इसको अभी शायद अवॉइड की ही राय है प्रसाद सर की। ठीक है सर, मैं अगला सवाल ले लेता हूँ, राकेश पोकर जी का है और ये पूछ रहे हैं मिंडा कॉप पे। मिंडा कॉप कैसा दिखता है सर? आजकल ईवी के चलते भी शायद मिंडा कॉप ने भी उसमें भी कुछ काम शुरू किया है, और उसके अलावा ऑटो एंसिलरीज में तो एक मेजर प्लेयर रहा ही है। एक बड़ी चाल आज भी देखने को मिल रही है, 6.5% बढ़ के काम कर रहा है सर। देखो ये दर्शक लोग टाइम फ्रेम नहीं बताते हैं ना, तो हमको बहुत मुश्किल होता है कि क्या टाइम फ्रेम से जवाब दें। आप दर्शकों को भी ये वापस में रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खुद को हमारी जगह पे डालिए और हम लोग क्या टाइम फ्रेम से जवाब देंगे। खाली मिंडा फ्रेम बोल दिया तो अभी क्या जवाब दे इसका। हाँ, और ये खूबसूरती है सारे दर्शकों को, आपको वही जो प्रसाद सर कहने चाह रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। आपको सवाल बहुत छोटा सा, केवल एक नाम फेंक देने से फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका भी सवाल शायद अनआंसर्ड रह जाएगा और हम भी कहीं कुछ और बातें कर रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आप अगर उसको 1 दिन के लिए खरीदना चाहते हैं, आप उसको 1 हफ्ते के लिए खरीदना चाहते हैं, आप 15 दिन में, आप किस तरीके से काम करते हैं हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। तो वो प्रसाद सर जानना चाहते हैं कि आप जब शेयर के नाम पूछें तो साथ में ये भी पूछ लीजिए या बता दीजिए कि आप किस तरह से उसको देख रहे हैं। आप खरीद करके रख लेना चाहते हैं, आप खरीद करके डिविडेंड के लिए रखना चाहते हैं, आप उसको स्विंग ट्रेडिंग में 15 दिन हफ्ते भर किस तरीके से देख रहे हैं वो पूछिए, तो उस हिसाब से उसी तरीके से चार्ट खोल करके प्रसाद सर आपको लेवल्स बता पाएंगे। ठीक है सर, वैसे ही मिंडा कॉप पे एक बार व्यू दे दीजिए, ओवरव्यू। ये थोड़ा अच्छा स्टॉक है, इंटरमीडिएट में अप ट्रेंड में है और इसका टारगेट बनता है 158 160 के आसपास। और अभी इन्होंने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका स्टॉप लॉस 110 का है, थोड़ा लंबा है, लेकिन आई थिंक द स्टॉक इज हेडिंग फॉर 158 to 60 लेवल। ठीक है राकेश पोकर जी, मिंडा कॉप पे आपको राय मिल गई होगी। और अगला सवाल ले लेते हैं सर, विनोद गोगिया जी का। कोटक बैंक पे पूछ रहे हैं किस प्राइस पे एंटर करना चाहिए। कोटक बैंक तो ये कभी बेलवेदर स्टॉक हो गया और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका निवेश है तो आई थिंक डेफिनेटली आप अभी भी बाय करो, कोई इशू नहीं है। और थोड़ा बहुत डिक्लाइन आता है तो उसमें भी लेना, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अभी आप पूरा क्वांटिटी मत देना, एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, लेकिन टाइम फ्रेम इसमें थोड़ा लंबा रखिए और 3 या 5 साल का टाइम फ्रेम है, आई थिंक the company should be doing well। ठीक है, तो ये राय है प्रसाद सर की कि इसमें टाइम फ्रेम को का ध्यान जरूर रखिएगा विनोद जी आपके लिए। ठीक है, और राजा मुखर्जी जी का सर सवाल है प्रसाद सर, स्वान एनर्जी कह रहे हैं कि अटका हुआ है कुछ टाइम से 168 पर 1 महीने से। देखो ये स्वान एनर्जी का एक थोड़ा फनी इंसिडेंट है कि पहले जब भी हम लोग इसमें काम किया था तभी ये इतना वोलेटाइल होता था, तो मुझे याद है मेरा एक दोस्त जो बाजू में बैठा था कि इसको बोला था ये स्वान नहीं, ये वल्चर एनर्जी है। इतना वोलेटाइल होता था कि सुबह एक भाव शाम को 10 रुपए नीचे। तो ठीक है, अभी याद आया मेरे को। और हाँ, कंपनी अच्छा है, ये एक एनर्जी सेक्टर में है, आई थिंक इट इज इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, बट नहीं वो स्वेलेक्ट एनर्जी है। बट ये कल अच्छा आपने बोला, कल अच्छा चल गया, ये 175 हो गया। आई थिंक थोड़ा मीडियम टर्म का नजरिया ले तो द कंपनी इज डूइंग वेल एंड मुझे लगता है ये थोड़ा आप 2 या 3 साल का 2 या 3 महीने का नजरिया ले तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन बनता है 181 का, उसके बाद 235 तक ये स्टॉक चला जाएगा। तो ये राय है प्रसाद सर की, अच्छा स्कोप देख रहे हैं, उसमें लेवल्स आपको बता दिए, तरीका बता दिया आपको कैसे काम करना है। सर एक बार जेंसा टेक्नोलॉजीज का चार्ट देख लीजिए, राहुल जी का सवाल है और वो समस्या अभी भी है कि इन्होंने भी पूछा नहीं है टाइम फ्रेम, वो बताया नहीं है, लेकिन ठीक है।
धीरे धीरे हम सबको जागरूक करते रहेंगे कि ये सवाल को अपना पूरा सवाल पूछा करें। तो आगे से अभी बहुत लोग आगे पूछ भी रहे हैं, अभी बाकी नए सवाल जो मेरे को दिख रहे हैं उसमें अपडेट करते हुए चल रहे हैं सब लोग, तो ठीक है। दिस इज अ गुड स्टॉक, गुड कंपनी ऑल्सो, एंड मुझे लगता है थोड़ा आप इंटरमीडिएट का इसमें टाइम फ्रेम ले तो इसका टारगेट बनता है 409 जिधर ये पहुंच चुका है, और उसके बाद इसका टारगेट बनेगा 622 और 968, बट ये क्षमता जरूर रखता है कि 622 और 968 तक जाए, तो इसको आप होल्ड करके चलिए। आई थिंक द स्टॉक इज हेडिंग फॉर 622 और इवन 968 इज पॉसिबल। ठीक है, बड़े टारगेट्स की संभावना देख रहे हैं प्रसाद सर उसके अंदर में। किस तरीके से काम करना है वो आपको बता दिया उन्होंने, ठीक है। सर नीरज मेहरा जी का सवाल है इंडिया बुल्स को लेकर के, पूछ रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के पूछ रहे हैं कि आज 282 का हो गया है, क्या करना चाहिए, क्या एंट्री, शायद यही समझना चाह रहे हैं क्योंकि पूरा सवाल इसके आगे तो नहीं लिखा, लेकिन पूछ रहे हैं कि कैसा दिख रहा है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में है, और जब भी दीवान हाउसिंग का इशू हुआ था तभी सभी प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स नीचे आए थे, और उसमें जो अच्छे कंपनी थे लाइक आई वुड से दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बेटर क्वालिटी वन, और ये अच्छा खासा उसमें से आई वुड से सर्वाइव हो गया, और जो सर्वाइव होता है वो विनर हो जाएगा। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म यानी आप 3 साल 5 साल के लिए रखो तो ये स्टॉक में वापस जो क्षमता बनती है वो बनती है करीब 792 इवन 1250 के ऊपर जाने की। तो ये आपका टाइम फ्रेम नहीं है तो इसको ये टाइम फ्रेम में भटकाओ, यानी आप मान लो 1 हफ्ते के लिए लेना चाहते हो, 1 हफ्ते में ये स्टॉक वापस 1310 1315 तक ही जाएगा, लेकिन आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रखो, एक 2-3 साल का, तो ये मेरे ख्याल से 500 टू 800 है, उसके ऊपर भी जाएगा। तो दिस इज अ गुड कंपनी और होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है। प्रसाद सर उन्होंने क्या नाम है, इससे पहले जो जेंसार पे जो सवाल था राहुल जी का, वो उसको थोड़ा सा और उन्होंने अपग्रेड करके और पूरा और बहुत सारी चीजें उसमें पूछ रहे हैं, तो 3 महीने से लेकर के और 1 साल के बीच का वो टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं, या आपने जो 922 तक के टारगेट्स दिए हैं, 900 के टारगेट्स दिए हैं, तो उसको पूछ रहे हैं कि कब तक मिल जाने चाहिए। मतलब दोनों तरीके से समझ सकते हैं, या तो 1 साल में ये टारगेट्स हो सकते हैं या कब तक ये टारगेट्स मिल सकते हैं, दोनों चीजें। टेक्नोलॉजी चार्ट काफी स्ट्रांग है, और लेकिन बहुत अच्छा रनअप दे चुका है ऑलरेडी, तो दोनों चीजों को फैक्टर इन करते हुए अनचार्टेड टेरिटरीज। देखो ये जो अपमूव चालू हुआ अभी का, जो पिछले साल में चालू हुआ है, यानी रफली आप पकड़ लीजिए मार्च में हुआ होगा ये, जैसा हाँ मार्च एंड में हुआ था लास्ट ईयर। तो वो अपमूव का जो ताकत है वो अपमूव कहाँ तक रहेगा टाइम वाइज, वो रहेगा रफली 30 सितंबर 2024। अभी 30 सितंबर 2024, इसमें अगला 3 साल आ जाता है, प्लस इसमें हॉलीडेज रहेगा जो कुछ 3 साल में बैंक हॉलीडेज है या फेस्टिवल का है, तो आप ऐड करो, तो रफली आप पकड़ लीजिए दिसंबर 2024 तक ये अपमूव में रहेगा। और मुझे लगता है ये दिसंबर 2024 में 922 का जो भाव है इसका 968 का, उसके बहुत बहुत ऊपर भी चला जाएगा। तो द स्ट्रैटेजी यही बनती है कि आप ये दिसंबर 24 तक होल्ड कीजिए, तो आपको इसमें अच्छा प्राइस मिलेगा। और शायद ये अच्छा प्राइस जो मैं कह रहा हूँ, इट कैन बी एनीथिंग यानी 968 है, उसके बाद के लेवल भी आप लिख लीजिए, वो बनते 1525 और उसके बाद 2433। टाइम फ्रेम इज स्टिल 2024 का एंडिंग तक, 3 साल का नजरिया रखे तो आपको इसमें इतना टारगेट आ सकता है। कितना आएगा वो स्टॉक खुद आपको बताएगा, ये खाली मैंने आपको लेवल दिए, और दर्शकों को भी अभी आपको समझेगा, जो लोग सुन रहे हैं, जो पहला मैंने आंसर दिया था वो कितना जनरल था कि 962 और 622 कहा था। जब इन्होंने प्रिसाइज टाइम दिया कि भाई 3 साल या मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो मैंने टाइम फ्रेम बढ़ाया और बता दिया कि ये अपमूव कितना लास्ट होगा।
आपका क्वेश्चन अगर इतना स्पेसिफिक है तो उसका सवाल भी उतना स्पेसिफिक आपको मिल जाएगा। जी ठीक है। तो ये इसलिए क्यों हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक आपको सवाल पूछना पड़ेगा, तो जवाब आपको स्पेसिफिक उसी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे नरेंद्र जीत जी का जो कमेंट है वो हम उस पर बात कर चुके हैं, और प्रसाद सर ने उस पर वैसे ही वो बताया हुआ कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पीएनबी हाउसिंग को लिया जा सकता है, और वही खबर जिसके आदित्यपुरी जी के चलते जो हम बात कर रहे हैं वो उसी पे ही प्रसाद सर भी स्टिक कर रहे हैं। ठीक है, हितेश जी का सवाल है रिलायंस को लेकर के और 2 साल का नजरिया। मुझे लगता है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, अब 2 साल का नजरिया लिए तो पहले तो यहाँ से ये ट्रेडिंग रेंज में है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ट्रेडिंग रेंज में अपसाइड में 2369 का टारगेट, यानी 2350 400 तक जाएगा ये, और नीचे में इसका जो सपोर्ट बनता है वो मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ 2 साल में वो 1830 का बनता है। तो अभी यहाँ से ये स्टॉक क्या करेगा, तो मुझे लगता है कि रफली 2030 का इसका पहला शॉर्ट टर्म का सपोर्ट आता है 2030 का। उसके बाद ये यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक अपसाइड में जाएगा। वो अपसाइड का टारगेट जो करीब 2350 2500 तक रहेगा। और मान लो कोई भी वजह से ये स्टॉक ने ऑन द डाउन साइड ये लेवल तोड़ दिया 1900 या 1830, तो ये थोड़ा वीक होगा। नहीं तो ये ऊपर 2350 जाएगा, 400 जाएगा, वहां से फॉल आएगा और फिर ये 1800 आके तोड़ेगा। तो अभी इसमें जो रैली आएगा वो करीब 2350 आके फिर 1800 आके ये टूटने वाला है। अगले 2-3 महीने में ये अपसाइड जाएगा और फिर नीचे आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और मान लो ऐसा होता है तो अपसाइड में 2350 जाने के बाद ये इसमें थोड़ा बहुत फॉल आएगा, और वो फॉल कितना रहेगा, तो रफली डाउनसाइड का टारगेट बनता है उसका 1500 के आसपास। बट वहां पे आपको जरूर बाय कर लेना चाहिए फॉर फ्रेश अपमूव इन रिलायंस। ये रेंज मैंने आपको दिया 2350 द अपसाइड और 1500 ऑन द डाउनसाइड। ठीक है, तो ये डिटेल्स से बता दिया रिलायंस पे, और रिलायंस पे अगर व्यू ये है तो करीब करीब उसी तरीके से आपको बाजार का व्यू भी मिल ही गया होगा फिर से, क्योंकि बहुत सारी चीजें साथ ही साथ चलती हैं। सर एचडीएफसी लाइफ कैसा दिखता है लॉन्ग टर्म के लिए, रंजीत भाटिया जी का सवाल है। जी बहुत बहुत बढ़िया है, और खाली इसमें थोड़ा अभी ये हो चुका है कि काफी सारा कंपटीशन आ गया है, और ऑन द चार्ट्स आल्सो दिस इज वेरी गुड। थोड़ा बहुत करेक्शन में है स्टॉक, करेक्शन खत्म होगा तो नया अपमूव चालू हो जाएगा इसमें। और मुझे लगता है डाउनसाइड का ये करेक्शन में जहाँ पे इसको आप खरीद सकते हो वो टारगेट इसमें रहेगा एक 640 और बाद में 582। बट मुझे लगता है 640 में थोड़ा लीजिए, ज्यादा कुछ पैनिक आया तो 582 तक आएगा, लेकिन दैट विल बी डेफिनेटली अ टारगेट टू री एंटर द स्टॉक। 582 पे जरूर ये एक सेफ बाय बनता है। आई एम नॉट श्योर अभी कि ये 640 पे फॉल खत्म होगा या नहीं होगा, बट जरूर क्षमता रखता है कि ये 582 तक आए, और वहां पे दिस इज अ सेफर बाय। ठीक है, जी पावर में दिनेश जी एक सवाल पूछ रहे हैं जो आपने वैसे भी सजेस्ट किया हुआ पोर्टफोलियो के लिए। वो पूछ रहे हैं क्या करंट प्राइस पे एंट्री करी जा सकती है जी पावर में? जी हाँ, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आप ये अभी खरीद सकते हो। एमएनसी कंपनी है, कम डिविडेंड है आज के दिन, और मंडे को भी एक्स डिविडेंड हो रहा है, और ये ब्रेकआउट पे ही खड़ा है। 337 का ब्रेकआउट है इसका, वो आ चुका है। और मेरे ख्याल से 320 की स्टॉप लॉस के साथ अभी भी एंटर कीजिए। पहला ब्रेकआउट आ चुका है,
उसका ब्रेकआउट है 350 का, तो इसका टारगेट बनेगा 400 और 550 का। ये थोड़ा 1 या 2 3 महीने में ये अपसाइड के टारगेट आने चाहिए। ठीक है सर, जल्दी जल्दी एक दो सवाल और ले लेते हैं। राकेश मुखर्जी ने एक सवाल और पूछा हुआ है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे 6 महीने का व्यू। नहीं ये राकेश जी, ये मेरे पास इसका चार्ट का हिस्ट्री नहीं है इतना बड़ा कि मैं 6 महीने का व्यू दे सकूं, तो बट मैं आपको खाली एक सपोर्ट लेवल देता हूं 275 का, और जब तक इसके ऊपर है स्टॉक आई थिंक शुड बी डूइंग वेल। 275 टू 85 के ऊपर ये रहना मुमकिन है, बट ज्यादा मेरे पास चार्ट का हिस्ट्री नहीं है, ठीक है तो आई सर, कांट कमेंट। कोई नहीं सर। सुधीर जी का सवाल है रानी होल्डिंग्स पे 3 से 6 महीने का नजरिया। I think this is quite a good stock. Basically स्टॉक का मेरे ख्याल से बॉटम हो चुका है यहाँ पे, और मैं इसमें 3 या 6 महीने का नजरिया नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप पकड़ लीजिए 6 मंथ्स टू प्लस का अगर नजरिया है तो अपसाइड का टारगेट इसका रहेगा करीब 1542 to 1839। शायद टाइम लगाएगा ये स्टॉक, बट अच्छा है ये लेवल पे लगभग ये थोड़ा लेट अपमूव आ रहा है इसमें। अभी इसका बॉटम हो गया था 300 के आसपास, तो वहां से अभी 700 हो गया। स्लो मूवर है, लेकिन ठीक है, चलेगा ये स्टॉक, कैचअप करेगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए तो सुधीर जी, तो आपको ये पैसे डबल करके दे सकता है 7 से 8 महीने या उसके आगे। ठीक है सर, किटी मल्होत्रा जी का सवाल HSIL। ये स्टॉक मैं लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ ना शुरू, तभी मैं आइडेंटिफाई किया था 45-50 था, और अभी हो गया 250 का भाव, 287 का भाव। बट ठीक है, थोड़ा मेरे हिसाब से इसका टारगेट था 157 तक जाने का था, 157 180, तो ये ज़्यादा ऊपर गया। ये स्टॉक थोड़ा करेक्शन में आएगा तो आपको फ्रेश एंट्री करना चाहिए, और कर सकते हो आप। और फ्रेश एंट्री करीब 180 टू 200 तक आपको करेक्शन में मिलता है, तो आप एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा, स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 140 का स्टॉप लॉस है, तो इसके लिए आपको थोड़ा रुक के एंट्री करना चाहिए। ठीक है सर, टेकपाल भाटिया जी का सवाल बॉम्बे बर्मा। ये मेरे ख्याल से दिस इज द होल्डिंग कंपनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होल्डिंग कंपनी ऑफ ब्रिटानिया एंड इवन बॉम्बे डाइंग। तो वो ये वाडिया ग्रुप की मेरे ख्याल से ओल्डेस्ट कंपनी में से एक कंपनी है। मेरे ख्याल से दिस इज अ स्टॉक थोड़ा आप एकदम शॉर्ट टर्म का नजरिया ले ले, तो एक 15-20 दिन का नजरिया ले तो ये स्टॉक आपको थोड़ा नीचे आते हुए दिखेगा। नीचे कहाँ तक आएगा रफली, आप इसको बाय कर सकते हो रफली विद स्टॉप लॉस ऑफ 1187। 1187 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कीजिए। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ तक आएगा, बट 1200 तक, 1200 या 1225 के लेवल तक आएगा, और वहां से ये स्टॉक वापस एक बार फ्रेश अपमूव करेगा। वो फ्रेश अपमूव इसका अपसाइड का टारगेट बनता है करीब 1450 रुपया, और उसके बाद 1646। बट मेरे ख्याल से 1450 तक तो जाएगा। वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, उसके ऊपर जाता है तो 1646 का टारगेट आएगा। ये इसका एक मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने में ये सब अपसाइड का टारगेट होना चाहिए। ठीक है सर, मेरे पास 2 से 3 मिनट और हैं बस, और फिर हमें क्रिप्टो के शो पे जाना है, तो जल्दी जल्दी कुछ एक सवाल और ले लेते हैं। राहुल जी कह रहे हैं, उन्होंने बहुत देर से पूछा हुआ एक सवाल, अवध शुगर और फ्रेश ड्रॉप फ्रूट्स।
पहले अवध शुगर देख अवध लीजिए। शुगर, एलेक्स जी, ये अवध शुगर आपके शो में हमने 170 190 में कुछ रिकमेंडेशन दिया था। जी तभी टारगेट था 250 का। अभी अभी इसका भाव आप ही देख लो, ये 600 के ऊपर चला गया अवध शुगर। और मेरे हिसाब से 500 का भाव है, नॉट 600। हाँ, 500 के ऊपर इसका गया, जो 550 तक गया था सर, 548 तक। तो इसका जो अपसाइड का टारगेट अवध शुगर का जो बनता है, 429 था। 429 के जब ये ऊपर जाता है तो और थोड़ा अपसाइड बनेगा। और आई वुड से द अपसाइड इज स्टिल मेंटेन्ड इन दिस स्टॉक। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, जिनके पास नहीं है मैं एग्रेसिवली बाइंग नहीं सजेस्ट करता हूँ इसलिए। लेकिन इसका टारगेट बनता है 585 का। तो 6 महीने का नजरिया है। हाँ, तो उसमें 585, 682 और फिर 840 तक जाएगा। बट थोड़ा लंबा नजरिया है, तो आपको ये 585 तो नजदीक है, आपको 840 तक का टारगेट भी मिल जाएगा। ठीक है। और एक है सर फ्रेश ट्रॉप फ्रूट्स। देखो ये अपने हिसाब से बीएससी का स्टॉक है सर। नहीं पता है मुझे। ये अपने हिसाब से एक मैं कहूँगा कंप्यूटर बन जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे तो कंप्यूटर किसका बनता है, पेप्सी का, कोका कोला का, लेकिन साइज बहुत छोटा है। काम धंधा वही करता है, फ्रेश फूड का ये जूस बना के ये लोग बेचते हैं। बहुत छोटा कंपनी है बट है इसका, यू कैन से इट्स अ डेविएट विद अ गोलियत इन द मेकिंग, बीइंग अ गोलियत इन द मेकिंग। तो आप थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया ले तो आपको ये टारगेट देगा 150-200 के। और लंबा नजरिया खास करके आपका 10-20 साल का नजरिया है तो इसमें यू कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड ऑफ ह्यूज अपसाइड। खास करके कोई फ्रेश एंट्रेंट रहेगा मार्केट में जिसको एंट्री करने का है ये फ्रेश फूड के जूसेस का सेक्टर में, तो वो ये कंपनी को लेके इसका नेटवर्क और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूज करता है। ठीक है। प्रसाद सर, इन्होंने शायद थोड़ा पहले लिया होगा मेरे ख्याल से। जो वो जो लेवल्स दिख रहे हैं वो मुझे दिसंबर 2018 में दिख रहे हैं, और ये कह रहे हैं इनकी खरीद है 182 की फ्रेश क्रॉप फ्रूट्स में। 182 की खरीद है, 147-50 पे अभी चल रहा है। इस साल में जो हाई भी गया वो 150 ही गया है मैक्सिमम। तो इनको क्या करना चाहिए? लेकिन अब अपस्विंग दिख रहा है इधर पिछले कुछ समय से, इस साल के अंदर में। तो क्या इसमें बने रहें और वापस इनके लेवल्स मिल जाएंगे और उसके ऊपर का मुनाफा इनको मिल जाना चाहिए? जी, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये लेवल मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कभी लॉस में, यहाँ पे भी नहीं, कभी भी लॉस में आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। ये कंपनी में आपको लॉस हुआ है, 182 जाने के बाद 82 आया था मेरे ख्याल से, तो नुकसान हो गया, लेके बैठिए, आपको आपका प्राइस मिलेगा क्योंकि सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छा है और प्रोडक्ट प्रोफाइल अच्छा है इसका। लेकिन अगर मान लो आपको फ्रेश एंट्री ही करने का है तो वो नहीं मैं यहाँ पे सजेस्ट करता। ठीक है। लेकिन मुझे एक जो चीज खराब लग रही है सर इसमें, कि इसमें शायद स्टॉप लॉस का कहीं पालन नहीं किया गया है। क्योंकि 180 का खरीद करके, 182 का स्टॉक खरीद करके और 40 रुपए तक अगर वो गया है, और अगर आपका नहीं कटा है अभी तक, तो इसका मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगा था, और नहीं लगा है तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो उन चीजों का शायद ध्यान रखना चाहिए। प्रसाद सर, क्या पोर्टफोलियो भी अगर बनाया जाए तो क्या स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए उसके अंदर में? लॉन्ग टर्म के लिए भी बात करें तो भी नहीं, ऐसे सारे कंपनी जो रहते हैं, ये जो कंपनी है तो ये बहुत बी सेक्टर के में भी मिड कैप में भी माइक्रो कैप है, मिड कैप कंपनीज में भी ये माइक्रो कैप है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना ही चाहिए। दिस इज नॉट अ ब्लू चिप कि आप हिंदुस्तान लीवर लो 2000 में वो 1500 होगा, अगले बेयर मार्केट में उसके बाद 5000 हो जाएगा, वो नई चीज इसमें होता है। दूसरा बात, जो आप इत्मीनान से सोच सकते हो कि आपके पास हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है, एफएमसीजी स्टॉक जो है या कोलगेट है, तो वो आप लेके मान लो गलती से आपने ऊपर में लिया तो आपको भी कोई इशू नहीं होता है, आपको अगले बुल मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। वो ये सब मिड कैप में नहीं होता है, इसलिए इसमें आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है। प्रसाद सर, जल्दी से एक रिव्यू एक है, विश्वजीत दास जी कह रहे हैं कि रिव्यू कर लें 2 शेयर्स जो कि इनको लगता है कि आगे चल के मल्टीबैगर्स हो सकते हैं। आपका क्या इस पे राय है? तेजस नेटवर्क और इंडो एमीन्स।
इंडो माइंस, दोनों टाटा की सब्सिडरीज हैं। जी एलेक्स जी, मैं तेजस पहले भी आइडेंटिफाई किया था, लिया कुछ नहीं। कल भी मैं बहुत देख रहा था, यू नो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड तेजस। सीक्रेट बिहाइंड तेजस इज, चलो मैंने तो आइडेंटिफाई किया था इसका, लोग किया कुछ नहीं, वो चार्ट में हम लोग करते हैं, ठीक है, मेरा भी गलती हुआ, लिया नहीं। लेकिन कल मेरे को पता चला कि इसकी जो फाउंडर मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, वो मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था उनका बैकग्राउंड, तो बहुत बढ़िया फाउंडर मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है। तो ठीक है, अभी ये टेक ओवर हो चुका है, टाटा ने इसमें स्टेक लिया है। आपको ये स्टॉक थोड़ा बहुत ओपन अभी सर्किट लगेगा, एक दो दिन, मेरे को नहीं पता कितना दिन सर्किट लगेगा, मान लो लग जाता है, वापस भी कभी भी खुलेगा, तो आप डिक्लाइन में इसको खरीद सकते हो, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, क्योंकि द फाउंडर मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस अच्छा है, नाम भी अच्छा है। तो ये मेरे हिसाब से आगे जाके कंपनी डेवलप होगा। और अभी तो ये टाटा के ग्रुप फोल्ड में आ गया, तो मेरे हिसाब से शायद इसका कुछ आगे जाके को लिंकिंग हो जाएगा 5G एंड जो विदेश संचार निगम है, जो टाटा कम्युनिकेशन है, उसने BSNL को टेक ओवर किया था, तो वो भी इसके साथ कुछ लिंकिंग करके वो लोग आगे जाके डेवलपमेंट स्टोरी बनाएंगे, अनफोल्ड होते रहेगा, बट आई थिंक इट इज अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसी उसी खबर के चलते ही विश्वजीत दास जी जो हमारे साथ में जुड़ते हैं, हमारे दर्शक, तो उन्होंने ये एनालिसिस दिया है। 5G प्लेइंग है, पेंटन फिनवेस्ट ने, जो कि टाटा का इन्वेस्टमेंट आर्म है, उसने एक्वायर किया कंट्रोलिंग स्टेक इसके अंदर में, और 1890 करोड़ रुपए की डील है, मल्टी स्टेप डील है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने सर इसमें खरीदारी 256 पे कर ली है, इसी रेट पे आज की अभी जो चल रहा है। आपको क्या लगता है कि थोड़ी गिरावट में एंट्री करना ज्यादा बेटर रहेगा? नो नो, इट इज गुड, इन्होंने खरीदारी किया है तो अच्छा है। सिर्फ ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, 3 to 5 years के लिए होल्ड करे, इतना ही मैं कह रहा हूँ। इनको एंट्री अगर ले लिया है तो अच्छा है, कोई इशू नहीं। ठीक है। और सर इंडो अमाइंस भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी कह रहे हैं कि 5G का राउटर या कुछ बनता है, कुछ उस तरीके की चीजें। इंडो एमाइंस तो केमिकल कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल बनाता है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ 5G का नहीं, पता नहीं इन्होंने अच्छा, कहाँ नहीं, से लाया, वो बट कोविड, इनका ठीक है, कोविड मेडिसिन का स्टोरी इसमें विश्वजीत दास जी देख रहे हैं कि इसमें शायद कुछ केमिकल या कुछ ऐसी चीजें जो कि कोविड की दवाइयों में यूज हो रहा है, उसके चलते इसमें एक उछाल दिख रहा है। इन्होंने 90 रुपए पे खरीदा था। अभी आपको क्या दिखता है सर? इसमें भी सर्किट टू सर्किट चला है पीछे, अभी 374 पे है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये इसमें मेरे पास इतना चार्ट का हिस्ट्री नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। ठीक है, इन्होंने 110 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं। ये तो अच्छे खासे मुनाफे में है, तो इसका जो अपसाइड का टारगेट बनता है वो 375 है, वो तो आ गया। उसके बाद का जो टारगेट बनता है वो है 594 और 949, बट आई डोंट नो द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी, सो आई वुड सजेस्ट यू कैन होल्ड ऑन टू दिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रसाद सर। प्रसाद सर कुछ ऐड कर रहे हैं क्या? मैं कुछ, एक दर्शक अभी शाहिद खान जी ने पूछा कि प्रसाद सर कुछ आज नया ऐड करने वाले हैं क्या, क्योंकि लास्ट में देते हैं आप। जी, मेरे को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन बहुत पसंद है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी सर्किट भी लग गया। हाँ, शायद आपके दर्शकों ने किसी ने लिया, जी, तो ये इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट बनता है 16.5 रुपया बाय नेक्स्ट, यानी 1 महीने में, अगस्त एंड तक, तो आपको 5 रुपया देगा, और वो होता है तो आप वहां पे भी एंट्री कर सकते हो। दूसरा जो स्टॉक मैंने कहा था वो पराग मिल्क है, वो भी आप 130 के स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। इसका अपसाइड का टारगेट 175, 200, 225 तक मिल जाएगा। ठीक है, वो वही वाली चीज है कि HCC में फिर से एंट्री का मौका है, क्योंकि पहले भी एंट्री कराया था सर ने, वो टारगेट जो दिए थे वो अचीव हो गए, और वापस उन्हीं लेवल्स पे आ गया है जिस लेवल पे एंट्री कराया था। तो वो ये एक अच्छे राइड है जो कि प्रसाद सर ने राइड कराई हमें, और एग्जैक्टली प्रिसाइसली उसी तरीके के लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स का टारगेट दिया था, 10 रुपए 11 रुपए के आसपास एंट्री कराई थी, 16 रुपए के आसपास के टारगेट थे, टारगेट अचीव हुए, वापस स्टॉक 10 रुपए 11 पे है, और फिर कह रहे हैं प्रसाद सर कि फिर से एंट्री करी जा सकती है। तो चाहे वो नाम वही सेम है, लेकिन अगर आपको ऐड करना है तो वो फिर से नया
शेयर के नाम पे HCC को फिर से ऐड कर सकते हैं, वापस से 16 रुपए के टारगेट्स आपको फिर मिल सकते हैं 1 से 2 महीने के अंदर। बहुत शुक्रिया प्रसाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी राय रखने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।